नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे यूएस इलेक्शंस पे। डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन के जीतने से विश्व और भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा होगी। मेरा नाम है ऋषि मिश्रा और इस वीडियो में मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली समझाऊंगा कि यूएस के इलेक्शंस होते कैसे हैं, ये इस बार क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसके ग्लोबल डायनामिक्स क्या होने वाले हैं। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको एक तरफ दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से इस बार के कैंडिडेट हैं। यूएस में दो पार्टीज़ हैं बेसिकली, एक है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरी है डेमोक्रेट पार्टी। इन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में अदला बदली होती रहती है इलेक्शंस के टाइम पे। एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, जैसे कि ओबामा साहब 2 बार राष्ट्रपति थे डेमोक्रेट्स के। उसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, उनकी जगह डेमोक्रेट्स का कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता था। तो 2016 के इलेक्शन में हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेट्स की तरफ से खड़ी हुई थी, जो ओबामा सरकार में पहले भी काम कर चुकी थी, और दूसरी तरफ खड़े थे डोनाल्ड जूनियर ट्रंप साहब जो कि रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे और वो जीत गए। तो इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव इसलिए लड़ सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक बार के राष्ट्रपति हैं, अभी 2 बार का कार्यकाल उनका पूरा नहीं हुआ है। लेकिन यदि हम इस बात को मान के चलें कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार का चुनाव जीतने वाले हैं, तो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ेगा क्योंकि इनके 2 कार्यकाल पूरे हो चुके होंगे। दूसरी तरफ हैं जो बाइडेन, ये काफ़ी समय तक यूएस कांग्रेस में रह चुके हैं और आज ये डेमोक्रेट्स की तरफ से नॉमिनी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा यूएस का स्टेट, आपको समझाने के लिए कि जितने भी ये 50 स्टेट्स हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 राज्यों का एक समूह है। और ये सारे के सारे जो राज्य हैं ये भारत की तरह नहीं हैं। जैसे इंडिया के जितने भी राज्य हैं, आपको बेसिक ये कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ है कि इंडिया के जितने भी राज्य हैं वो सेसीड नहीं कर सकते स्वयं से। लेकिन यहाँ की जितनी भी ये बेसिकली पहले 13 कॉलोनीज़ ये इस क्षेत्र की हुआ करती थी, उसके बाद इन्होंने धीमे धीमे अपना वेस्टवर्ड की तरफ एक्सपेंशन चालू किया। और ये जितने भी स्टेट्स आप देख लो, जैसे कि ये न्यू मैक्सिको का स्टेट है, तो न्यू मैक्सिको का स्टेट मैंने जापान वाले वीडियो में बताया था कि ये वही स्टेट है जहाँ पे ट्रिनिटी बॉम्ब का सबसे पहले प्रक्षेपण हुआ था। पहला न्यूक्लियर बॉम्ब विश्व का यहीं पे गिराया गया था और सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। ये टेक्सास स्टेट है। तो जैसे न्यू मैक्सिको स्टेट है, तो ये मैक्सिको के क्षेत्र में से छीना गया है, अमेरिका ने लड़ाई करके छीना। और पहले यहाँ पे पूरी की पूरी ये माउंटेन रेंजेस हैं, तो ये पूरी की पूरी माउंटेन रेंजेस हैं। यहाँ पे पहले इसके आगे तक कोई भी बढ़ नहीं पाया था। जब यूरोपियन कॉलोनिस्ट आए थे तो उन्होंने केवल बेसिकली इस एरिया को, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा एरिया, इसको अपना कॉलोनाइज्ड किया था। लेकिन धीमे धीमे अमेरिका का वेस्टवर्ड एक्सपेंशन होना चालू हुआ और ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका का हो गया। इसमें 50 स्टेट हैं। इन 50 स्टेट के नाम आपको पता होने चाहिए। साथ में ये अलास्का का स्टेट जो कि ऊपर कनाडा के साथ लगा हुआ है, और ये हवाई आइलैंड्स जो हैं, पैसिफिक में हवाई आइलैंड्स, ये भी अमेरिका के पार्ट हैं। तो ये दोनों भी एक एक स्टेट के रूप में काम करते हैं। टोटल 50 स्टेट्स हैं। इधर की तरफ के कुछ स्टेट्स जैसे कि RISA, रोड आइलैंड है, CONN का मतलब है कनेक्टिकट, ये सारी चीज़ें नीचे मैंशनड है यहाँ पे। MASS मास से हो जाता है मैसेच्यूसेट्स, VT से है वर्मोंट, और ये आपका ऊपर का, और NH से है न्यू हैम्पशायर। और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया, ये एरिया, तो ये यूएस और कनाडा के बीच में ग्रेट लेक्स का क्षेत्र है जो कि बॉर्डर बनाने का काम करता है। तो क्या कोई कमेंट में बता सकता है कि मिशिगन राज्य के बगल ये कौन सी लेक है? क्या ये सुपीरियर है या ये ओंटारियो है? आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये रहे यूएस के 50 स्टेट्स जो इस बार अपना नया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनेंगे। यूएस के इलेक्शंस कैसे होते हैं? तो देश के साथ साथ हमारे पूरे विश्व की निगाहें इस इलेक्शंस पर हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है। 3 नवंबर को यूएस के इलेक्शंस हैं, 3 नवंबर, और आज हो चुके हैं 10 अगस्त। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि सिर्फ 3 महीने का वक्त यहाँ पे बचा हुआ है। और इस पैंडमिक के बीच में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पैंडमिक के बीच में कोई इलेक्शंस फाइट किए जा रहे हैं जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों के अपने अपने दांव और काफ़ी कुछ स्टेक पे है।
1,60,000 से ज़्यादा मौत के साथ और 5 मिलियन से ज़्यादा कोविड केसेस के साथ अभी भी यूएस लगातार 2 से 3 महीने से टॉप पर बना हुआ है। साथ ही साथ जॉर्ज फ्लॉयड की हुई हिंसा, जिसमें एक रेशियल सेग्रीगेशन जो पूरी की पूरी यूएस सोसाइटी में व्याप्त है, वो फिर से सतह पर सामने आ गई और ये देखने को मिला कि जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या से जो पुलिस की ब्रूटैलिटी है या जो अमेरिका में आज भी एक सोच है कि रेशियल आधार पर हमें भेदभाव करना है, वो भी जग जाहिर हो गई, जिसमें ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि वो अपनी वाइट सुप्रीमेसिस्ट की फिलॉसफी को आगे बढ़ाएं और जिसकी वजह से उनको फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी एक्सपर्ट्स का मानना है और बड़े बड़े लीजेंडरी फिगर्स का मानना है कि इसमें सेग्रीगेशन बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। ये सोसाइटी डिवाइडेड है, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन यहाँ पे हो चुका है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत करके भी आ जाएं, क्योंकि 2016 में जब डोनाल्ड जूनियर ट्रंप ये चुनाव जीते थे तो किसी भी राजनीतिक पंडित को लगा नहीं था कि वो जीतेंगे। वो एक नए थे, वो एक बेसिकली एक बिजनेसमैन थे। तो ये आज एक गेम चेंजिंग इवेंट है, क्योंकि चाइना के साथ साथ रशिया हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, इंडिया हो, जितने भी नेशंस हैं वो सब इस चुनाव के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समूहों का क्या होगा, जैसे कि WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी इसी चुनाव के बाद जाहिर होगा। क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने WTO के अंदर जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म वाला सेटलमेंट का पूरा सिस्टम होता है, उसमें जजेस की नियुक्ति को रोक दिया है। WHO से वो बाहर निकल चुके हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF को भी वो उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहे जैसे पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने किया है। तो इन जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बनाने वाला अमेरिका है, आज अमेरिका उसमें से अगर अलग हो रहा है तो क्या ऐसा आगे भी होगा? क्योंकि अभी तक लोग वेट कर रहे हैं कि चलो ठीक है, ये ट्रंप है, हो सकता है ये चुनाव हार जाए। लेकिन अगर वो चुनाव नहीं हारे तो डेफिनेटली ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस का फ्यूचर स्टेक पे है। हाउ यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, तो मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं कि यूएस के प्रेसिडेंट का चुनाव होता कैसा है। ये रहे सारे के सारे स्टेट्स और ये यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये हैं नंबर ऑफ इलेक्टर्स। इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है यूएस का, वही चुनाव करता है वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? तो ये एक बॉडी है, ये एक पूरी की पूरी बॉडी होती है जिसमें 538 इलेक्टर्स होते हैं। अब ये 538 इलेक्टर्स कैसे चुन के आते हैं इनको देखिए। ये 538 इलेक्टर्स यूएस में जो रिसेंटली सेंसस हुआ था 2010 का, उसके हिसाब से हर राज्य में वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। अमेरिका का 23rd अमेंडमेंट ये हुआ था 1960s के आसपास। अमेरिकी संविधान में बहुत कम अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसलिए 23rd अमेंडमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे डीसी, आपने ये पिछले मैप में डीसी देखा होगा, ये रहा डीसी। ये जो डीसी है ना, ये वॉशिंगटन डीसी है। एक वॉशिंगटन स्टेट है जो वेस्टर्न पार्ट में है अमेरिका के, और एक ईस्टर्न अमेरिका में डीसी है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को 3 इलेक्टर्स दिए गए थे। मतलब जितना मिनिमम किसी स्टेट में इलेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अलास्का में 3 हैं और यहाँ पे भी 3 हैं, तो उतने ही इलेक्टर्स दिए गए थे डीसी को, क्योंकि डीसी को भी माना गया कि यहाँ पे एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है और उसको यूएस कांग्रेस में अपना रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए। तो यूएस कांग्रेस यानी कि यूएस की संसद, यूएस में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल चलता है। सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल ये किसने दिया था, कोई कमेंट थ्रेड में बताए। तो यहाँ पे टोटल 535 लोग होते हैं। जैसे हम भारत में लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके 750 के लगभग लोग होते हैं, वैसे यूएस में इसको मिला करके 535 लोग होते हैं। 435 डायरेक्टली चुन करके आते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और 100 होते हैं सेनेट। अब सेनेटर्स इनके भारत की राज्यसभा की तरह हैं और यहाँ पे एक इक्वल टर्म है। भारत में तो राज्यसभा में बहुत ज़्यादा आपको गैप देखने को मिलेगा। सिक्किम से एक ही व्यक्ति चुन के आएगा, तो यूपी जैसे राज्य से 31 चुन के आते हैं। लेकिन यहाँ पे हर राज्य को 2 सेनेटर्स दिए गए हैं। भले वो छोटा सा हवाई आइलैंड हो जो कि मेनलैंड अमेरिका से भी अलग है, लेकिन इसको भी 2 सेनेटर मिले हुए हैं। और चाहे वो सबसे बड़ा टेक्सास हो जिसको 38 इलेक्टर्स मिले हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, लेकिन इसको भी 2 सेनेटर मिले हैं। तो यहाँ पे तो इक्वालिटी है। लेकिन आप ये देखिए कि जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने की बात आती है तो ये रहा कैलिफोर्निया स्टेट, ये है कैलिफोर्निया। 55 इलेक्टर्स इसके पास हैं और 38 इलेक्टर्स हैं टेक्सास के पास। 38 इलेक्टर्स,
टेक्सास के पास और कैलिफोर्निया के पास 55 इलेक्टर्स। तो होता ये है कि जिन राष्ट्रपति ने, अब अगर आप 55 और 38 को जोड़ दो तो ये टोटल 93 हो गए। यूएस में आपको जीतने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टर्स चाहिए। अब 270 का 1/3 तो 93 यहीं से आ जाता है, ये दो स्टेट से। तो टेक्सास और कैलिफोर्निया का जो स्टैचर है यूएस के इलेक्शन में, जैसे इंडिया में अगर आपको प्रधानमंत्री चुनना है तो यूपी बिहार जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है या नॉर्थ इंडिया जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में इन स्टेट्स की भूमिका बढ़ जाती है। और यहां पर विनर टेक्स ऑल का कॉन्सेप्ट चलता है जो काफी क्रूशियल होता है। जो बाइडेन, तो जो बाइडेन सबसे पहले डेलावेयर स्टेट से 1972 में सेनेटर चुने गए थे। ये 6 बार के सेनेटर रह चुके हैं, यानी कि ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं और ये पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बराक ओबामा के काल में। आज ये एक डेमोक्रेटिक नॉमिनी है। ये आज बराक ओबामा के समय की जो पॉलिसीज़ हैं जिनको ट्रंप एक एक करके ख़त्म करते जा रहे हैं, चाहे वो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, चाहे वो JCPOA है जो ईरान के साथ हुआ था, इसको ये वापस लाना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये ग्लोबल समिट करना चाहते हैं डेमोक्रेसी पे 2021 में। ये इनके अपने विजन्स हैं। इनके अप्रोच जो है वो चाइना को लेकर के बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आज यूएस की सोसाइटी में चाइना के खिलाफ जो एक माहौल बना है उसको देखते हुए इनको भी अपना अप्रोच चेंज करना पड़ रहा है। आज यूएस में पोलराइज्ड सोसाइटी है और ट्रंप लगातार भड़काने का काम कर रहे हैं। तो यदि आप एक ऐसे व्यक्ति से compete कर रहे हो जो लगातार पूरी कोशिश कर रहा है सारे तरीके अपना के, साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना करके कि वो चुनाव जीत जाए, तो आपको भी अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। तो वही काम जो बाइडेन कर रहे हैं। ट्रंप 2016 में जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सारे पॉलिटिकल पंडित्स को हैरान कर दिया। आज भी उन्होंने काफ़ी अपनी पॉपुलैरिटी बना के रखी थी यदि ये पूरा का पूरा सीन कोरोना वायरस का ना क्रिएट होता और उसमें उनका जो मिसमैनेजमेंट था उसकी बहुत ज़्यादा भर्त्सना हुई पूरे के पूरे अमेरिकी समाज में। आज जॉब लॉसेस अपने चरम पे है अमेरिका में। 33% श्रिंकेज हो चुका है यूएस इकोनॉमी का Q2 में। Q2 यूएस का कौन से 3 महीने होते हैं, कोई मुझे बताए। ये भारत से डिफरेंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। और ग्रेट डिप्रेशन के बाद से यूएस की इकोनॉमी का ये सबसे भयंकर श्रिंकेज है। आज तक यूएस की इकोनॉमी 33% से नहीं श्रिंक हुई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरा का पूरा एक मतलब अपने हाथ से उन्होंने अपनी बर्बादी का पत्र लिख दिया है। क्योंकि यदि उन्होंने इस चीज़ को सही समय पे संभाल लिया होता, फरवरी जनवरी में ही उन्होंने स्टेप्स ले लिए होते, तो अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटी थी कि वो पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकता था इस पैंडेमिक से निपटने में। और आज तक अमेरिका नहीं किया है, चाहे वो स्वाइन फ्लू आया हो, चाहे वो सार्स CoV आया हो, चाहे वो MERS आया हो, सब में अमेरिका ने किया है। लेकिन आज ये नहीं हो सका। आज ट्रंप अपने सारे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो H1B1 वीज़ा के साथ हो, चाहे वो चाइनीज़ ट्रेड वॉर को हो, चाहे वो टिकटॉक को बैन करना हो या सीधे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा टिकटॉक को खरीदना हो, सैंक्शंस लगाने हो, रिस्ट्रिक्शंस लगाने हो, अपनी स्ट्रॉन्ग मैन की छवि को दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि मैं अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे आगे बढ़ रहा हूँ, वो सारी कोशिश कर रहे हैं। वो कितना सफल होंगे ये वक्त बताएगा। इस रिजल्ट के सिग्निफिकेंस क्या हैं? यूएस आज भी चाहे मिलिट्री टर्म्स में हो, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में हो, स्पेस में हो या वैल्यूज हो जैसे कि कानून का राज, फ्री सोसाइटी, ओपन इकोनॉमी, इन सब में यूएस का आज भी कोई तोड़ नहीं है। चाइना लगातार कॉन्स्टेंटली अपने फिंगरप्रिंट्स को बढ़ा तो रहा है, लेकिन चाइना आज भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो यूएस की तरह पूरी दुनिया में उसकी प्रेजेंस हो, पूरी दुनिया में उसके मिलिट्री बेसेस हो। आज भी चाइना उतना पावरफुल नहीं है। और यूएस के पास, ये मत भूलिएगा कि अभी भी यूएस के पास यूएस डॉलर है। और यूएस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी, कुछ भी हुआ, 1864 में सिविल वॉर भी हुआ लेकिन फिर भी टाइम पे चुनाव हुए, आज पैंडेमिक है फिर भी टाइम पे चुनाव होंगे। तो यूएस की सोसाइटी बहुत ज़्यादा मैच्योर है डेमोक्रेटिकली। और चाइना इतना ज़्यादा खोखला है कि चाइनीज़ शी जिनपिंग को और कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा ये खतरा रहता है कि कभी भी उनका समाज आकर के, उनकी सोसाइटी आकर के उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो ऐसा तो होने की पॉसिबिलिटी हमेशा है ना, और ऐसा हुआ तो फिर चाइना चाइना नहीं रहेगा। आज सिर्फ अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो एक अलायंस बना सकता है डेमोक्रेटिक नेशंस का चाइना के खिलाफ। और चाइना के जैसे सोचने वाले देश जैसे कि टर्की है, रशिया है, हंगरी के हुए हेड ऑफ द गवर्नमेंट जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कि डेमोक्रेसी पे प्रहार करने वाले हैं। तो यदि एक मजबूत और डिसाइसिव यूएस प्रेसिडेंट चुना जाएगा तो वो आज की सारी मांग को पूरा करेगा। ये पैन अमेरिकाना टर्म क्या होता है, कोई कमेंट थ्रेड में बता दे। पैन अमेरिकाना से हमारा क्या तात्पर्य है?
एक पैन अमेरिकाना विश्व के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ यूएस के लिए नहीं ये ज़रूरी है, विश्व के लिए भी ज़रूरी है। और यूएस अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता है, उसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा। यदि उसने ये सिस्टम बनाया है तो इस सिस्टम को उसे पूरा करना पड़ेगा। तो ट्रंप जीतेंगे या बाइडेन, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आने वाला समय नवंबर और दिसंबर के बाद का बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस के मायने में इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, और यदि इस इलेक्शंस के बीच में ऐसा कुछ होता है जिस पे इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक पे चर्चा करना, तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल हैं, इनका पूरा फ़ायदा उठाइए। मैं फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।